Welcome student to our next studio lecture. So in previous we have completed the introduction about the प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हमने दो टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात की, जिसमें एक कैटेगरी थी प्लांट प्रमोटर, मतलब कि ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरी थी ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर और इनहिबिटर में डिफरेंस ये था कि जो कोई भी हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस अगर प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है तो हम उसको बोलते थे ग्रोथ प्रमोटर, और जो प्लांट की नॉर्मल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने वाला है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर के फॉर्मेट में। तो अब इन जो 5 कैटेगरी के हम लोग बात करने वाले हैं, वो पांचों का जो रिसर्च है वो एक्सीडेंटली हुआ है, यानी कि कोई इंटेंसली इनका रिसर्च हुआ अभी तक नहीं है। तो ऐसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन की। तो जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो कौन सा है हमारा ऑक्सिन। तो कहाँ से मिला, तो कोलियोप्टेल ऑफ कैनरी ग्रास, मतलब जो नॉर्मली प्लांट का जो ग्रास होता है उसकी बात करें तो कैनरी ग्रास के कोलियोप्टेल में, और जहाँ पे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग द टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहाँ पे भी आपको लाइट मिल रही है उस लाइट के डायरेक्शन में उसका जो स्टेम का एक्सिस है वो ग्रो हो रहा है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में फोटो पीरियोडिज्म भी बोल सकते हैं, यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग टू उसकी मूवमेंट होना। सो आफ्टर परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद कंक्लूजन का है क्या आया, तो कोलियोप्टेल टिप वाज द साइट ऑफ दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस ड्यू टू विच बेंडिंग अ कंप्लीट कोलियोप्टेल वॉज कोज्ड, यानी कि ये जो बेंडिंग करने की जो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे है कोई सब्सटेंस जो आपको कहाँ पे मिल रहा है, कोलियोप्टेल टिप में, जिसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे देखो ABCD करके आपको 4 डायग्राम दिए, उस 4 डायग्राम में एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की कि इसके कोलियोप्टाइल में, यानी कि कोलियोप्टाइल जनरली क्या होता है कि प्लूम्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर, तो ऐसे प्लूम्यूल के प्रोटेक्टिव का अगर कट के कर दे तो वो आपको स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब कि वहाँ पे बीच में ही मिल जाएगा, वो कभी भी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे, यानी कि ये जो है कोलियोप्टाइल का पार्ट वो इस डायरेक्शन में बेंड होगा, क्योंकि लाइट का सोर्स हमारा किस साइड है, यानी कि इस साइड से। ओके, सो द फर्स्ट जो अगर बात करें हम लोग हमारा PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि ऑक्सिन, तो वो किसने फाइंड आउट किया, तो FW वैन 1928 में, यानी कि जो अभी हमने बोला वो कोलियोप्टाइल टिप ऑफ द ओट सीडलिंग्स, वहाँ से फाइंड आउट हुआ। सेकंड कैटेगरी यानी कि सेकंड ग्रोथ प्रोमोटर की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स की बात आएगी। तो अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एक डिजीज़ आया था उस टाइम पे बकाने, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फुली सीडलिंग्स, टॉपिक आएगा जब तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक फंगल डिजीज़ है, जनरली फंगल डिजीज़ का नाम यानी कि पैथोजन के हिसाब से होता है। तो कौन सी फंगस थी, जिब्रेला, पूरा नाम अगर याद रखना है तो जिब्रेला फुजिकुरोई। उस जिब्रेला फुजिकुरोई की वजह से क्या है कि जो प्लांट का स्टेम है वो इलोंगेट हुआ, लिटल और नो प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं मिला और प्लांट धीरे धीरे क्या हो रहा था, वीक हो रहा था, और ऐसा कोई एक्टिव सब्सटेंस मिला उसमें से, वो कौन था, जिब्रेलिक एसिड। बट ये जो रिसर्च था वो किसने किया था, तो जापानीज एक साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि पैथोलॉजिस्ट है, ई कुरोसुआ। So reported the appearance of the symptom of this disease in unaffected rice seedling when they are treated with the sterile filtrate of the fungus, यानी कि अगर हमने ऐसे ही फंगस से उनका डोज प्रोवाइड किया तो वहाँ पे आपको ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह मिले नहीं। चलो उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेंस। तो F. स्कूग और उसके जो कोवर्कर्स हैं उन लोगों ने मिलके यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टिश्यू कल्चर में हमें चाहिए वो डिराइव्ड की, कहाँ से, तो इंटरनोड सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट, यानी कि उनको एक जो पार्ट मिला जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैलस, यानी कि अनडिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स का मास होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैलस, कि जिनका डिवीजन हो चुका है बट डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। तो ऐसे सेल्स देयर विल बी प्रोलिफरेट ओनली व्हेन द न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ऑक्सिन विद सप्लीमेंटेड विद द एक्सट्रैक्ट मस्कुलर टिश्यू और ईस्ट और कोकोनट मिल्क, यानी कि ऐसा अगर कोई सप्लीमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो वो आगे अपना जो बोल सकते हैं वो डिवीज़न कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि वाटर एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, या फिर हम बोल सकते हैं कि DNA का सोर्स। बट लास्ट में उन जो एक्टिव सब्सटेंस की बात की वो क्या था, तो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, जिसको बाद में क्रिस्टलाइज किया और आइडेंटिफाई किया तो वो मिला काइनेटिन के फॉर्मेट में। सो काइनेटिन जिसको हम लोग अभी यहाँ पे टॉपिक के फॉर्मेट में बोलेंगे साइटोकाइनिन। ओके, चलो अब उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। So with the progression of this research, plant growth regulatory
3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने यहाँ पे प्योरीफिकेशन किया और केमिकल सब्सटेंस को फाइंड आउट करने का ट्राई किया, कि जिसमें तीनों का नाम डिफरेंट है बट काम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि वो इनहिबिशन का ही काम करते हैं। तो एक ने फाइंड आउट किया तब इनहिबिटर 2B बोलते थे, दूसरे ने एब्सिसन 2 बोला, तीसरे ने बोला डॉर्पिन। यानी कि तीनों का काम तो एक ही था, क्या, नॉर्मली प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करना। फिर बाद में इन तीनों के कंबाइन केमिकल नेचर को फाइंड आउट किया तो दे विल बी आइडेंटिकल इन नेचर, यानी कि सबके केमिकल नेचर की बात करें तो वो कैसे थे, सेम, और बाद में उसको नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। चलो अब बात करते हैं लास्ट में इथिलीन के बारे में। सो कजिन्स साइंटिस्ट की बात है, कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब वॉलेटाइल सब्सटेंस है यानी कि ये गैसियस मोलिक्यूल की बात करें तो कहाँ से मिल रहा है, तो राइपन्ड ऑरेंज दैट एनहांस द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइपन्ड बनाने, यानी कि जितने भी राइपन्ड ऑरेंज है उसको आप रख दो बनानास के साथ जो अभी कच्चे हैं यानी कि अनराइपन्ड है। तो ऐसे बनानास के बीच में रखोगे तो जो जितने भी ऑरेंज है उनमें से गैस रिलीज होगा, यानी कि इथिलीन का बात है। तो वो गैसियस सब्सटेंस की वजह से जितने भी अनराइपन्ड बनानास है वो राइपन्ड हो जाते हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात की तो वो हमारा गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलो उससे आगे जाते हैं अब नेक्स्ट वन बाय वन एक एक जो हमारा है वो टॉपिक हमें क्लियर करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन्स के बारे में। सो ऑक्सिन्स वॉज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन of human, but later on there the presence also found in the plant and proved to be a first PGR, जिसकी अगर केमिकल कंस्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें आपको केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको IAA बोलते हैं। और ऐसी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी है, एक नेचुरल और दूसरे सिंथेटिक। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो दे विल बी टेक्स प्लेस ओनली द रीजन ऑफ ग्रोइंग एपाइसिस, स्टेम और रूट, यानी कि जितने भी स्टेम एपेक्स और रूट एपेक्स के एरिया होते हैं वहाँ पे ही आपको ये सिर्फ जो बोल सकते हैं ऑक्सीजन जनरली ग्रो होता है। और वेर दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ एक्शन, और जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब तक वहाँ पे वो सप्लाई करेंगे। चलो बात करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास ऑक्सीजन मिलेंगे, जो आगे हमने बोला है कि नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल की बात करते हैं तो आपके पास वो जनरली प्लांट और फंगी में से मिलते हैं, तो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो IAA और IBA आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन, यानी कि जो केमिकली सिंथेसाइज करते हैं या फिर बनाए जाते हैं लैब में, सो दे कैन बी इजीली मूव इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड द प्लांट। ऐसे एग्जांपल है आपके पास NAA यानी कि नैप्थेलिन एसिटिक एसिड और 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये केमिकल के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अगर इफेक्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे हेल्प करता है, तो जनरली एग्रीकल्चर और जितनी भी हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस होती है प्लांट रिलेटेड तो उनमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका हेल्प होता है। फिर उसके फंक्शंस प्लांट की अगर पर्टिकुलर प्लांट पे हम लोग शो करें तो क्या होता है, तो फर्स्ट सेल इलोंगेशन। तो वो इलोंगेशन ऑफ जो सूट है यानी कि जो लेंथ इंक्रीज करने की बात है वहाँ पे वो हेल्प करता है। सेम टू सेम केस इनिशिएशन रूट, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टेम हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द इलोंगेशन ऑफ शूट बट इट इनिशिएट द मोर लेटरल ब्रांचेस ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट का ग्रोथ है अगर एक्सेस होगा कंसंट्रेशन कंपेयर टू स्टेम तो रूट में आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। सो इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन की बात करें तो नेचुरल ऑक्सीजन डिले द एब्सिशन, यानी कि जो फॉलिंग ऑफ की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती। सो यंग फ्रूट एंड लीव्स एंड ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, यानी कि जो जब तक मैच्योर नहीं होता आपका फ्रूट और प्लांट तब तक, या फिर उसके फ्लावर की बात करें तब तक वो उसको ड्रॉप होने देगा नहीं। फिर बात आती है यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन हायर कंसंट्रेशन। हायर प्लांट की बात करें तो वो जनरली आपको कहाँ पे मिलेगा, शूट एपेक्स, और इट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस, यानी कि उसकी वजह से सिर्फ लेंथ इंक्रीज होने वाली है, लेटरल ग्रोथ यहाँ पे होता नहीं है। सो ये क्लियर किया है कि इट हैज़ बीन सीन कॉमनली इन मैनी वस्कुलर प्लांट द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड डज नॉट अलो द लेटरल बर्ड टू ग्रो, यानी कि वो प्लांट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो वो जनरली देखने को मिलेगा नहीं। सो दिस ओनली स्टार्ट द डेवलपिंग इनटू ब्रांच व्हेन एपिकल बड इज रिमूव्ड। चलो बात करते हैं उससे आगे, प्रमोट द फ्लावरिंग। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हेल्प इन द प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और लीची, इसमें हेल्प करेगा। पार्थेनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऑक्सीजन आर ऑल्सो यूज टू अनपोलिनेटेड पिस्टल और मेक देम डेवलप इनटू द पार्थेनोकार्प विच के कैरी ए बेटर मार्केट वैल्यू, यानी कि ऐसे फ्रूट के जिनका विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है तो उनके बारे में। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इट कैन ऑल्सो एनहांस द मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे वो मटेरियल को एक्सचेंज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, जितने भी वीड्स को रिमूव करने हैं ना तो ऑक्सीजन खुद एज ए वीडीसाइड्स काम करता है, इवन हर्बिसाइड्स भी काम करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है 2,4-D जो जनरली डाइकोट वीड को किल करने में हेल्प करेगा।
और इट विल बी डज नॉट इफेक्ट द मोनोकोट प्लांट, यानी कि इस वीडीसाइड्स का काम सिर्फ डाइकोट के लिए, मोनोकोट में वो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सेल डिवीजन में ऑल्सो भी हेल्प करता है, तो ऑक्सिन में ऑल्सो बी एक्टिव इन सेल डिवीजन। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो इतनी डिस्कशन आपकी रहेगी ऑक्सिन के बारे में। चलो उससे आगे जाते हैं। तो सेकंड हमारा जिब्रेलिन, जो जिब्रेला हमारा फुसिगुरोई करके जो हमने बोला था उसमें से अब फाइंड आउट किया था। सो इज़ अनदर काइंड ऑफ पीजीआर हम लोग बोल सकते हैं। अभी तक मोर देन 100 जिब्रेलिन फाइंड आउट हो चुके हैं, बट वो जनरली सच एज अ फंगी और हायर प्लांट में से हमने फाइंड आउट किए। बट उनकी कैटेगरी को हम लोग GA1, GA2, GA3 ऐसे 100 यानी कि GA100 तक दे सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो कौन है? GA3 जिब्रेलिक एसिड की बात करें, और जो फर्स्ट फाइंड आउट हो चुका है और मोस्ट इंटेंसिव भी हम बोल सकते हैं स्टडी के फॉर्मेट में, तो वो यहाँ पे आएगा। ऑल GAR एसिडिक, यानी कि जितने भी यहाँ पे है वो अभी यहाँ पे कौन से नेचर में आपको मिलेंगे? तो एसिडिक नेचर में मिलने वाले। चलो उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस की बात आती है, तो ऑल दे आर प्रोड्यूस द वाइड रेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन हायर प्लांट, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आपको देने वाले। चलो उससे आगे बात करें तो यहाँ पे लेंथ एक्सिस की बात करें तो यानी कि लेंथ के बारे में, तो स्टेम की हाइट इंक्रीज करने में वो हेल्प करती है। उसमें आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा ग्रेप स्टॉक्स का। जिब्रेलिन ऑल्सो कोज द फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, यानी कि शेप इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो डिले द सेनेसेंस, यानी कि जो एजिंग का प्रॉब्लम है प्लांट में उसको भी सॉल्व करने में वो बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। सो दस फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज टू बी एक्सटेंड मार्केट पीरियड, मतलब मार्केट में जब तक वैल्यू नहीं होती तब तक अगर हमें सर्वाइव करना है ना, तो वो प्लांट वहाँ पे आपका सर्वाइव हो सकता है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगी। चलो शुगर केन की बात करें, सॉरी GA3 इज ऑल्सो यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री, यानी जितनी भी बेवरेजेस इंडस्ट्री है वहाँ पे शुगर रिलेटेड जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं माल्टिंग इंडस्ट्री या माल्टिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। शुगर केन की बात करें तो दे विल बी स्टोर द कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर, उस टाइम में करते तो इसमें भी हेल्प कौन करता है? हमारा जिब्रेलिक एसिड। स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन, अगर ऐसा शुगर केन क्रॉप में हम लोग जिब्रेलिन का स्प्रे कर देते हैं तो वो उसकी वजह से लेंथ भी इंक्रीज करता है। सो लेंथ अगर इंक्रीज होती है दस, हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज द इल्ड एज बच 20 टन्स पर एकड़, यानी कि अगर ऐसे जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाएगा तो जो प्रोडक्शन है वो क्वांटिटी में बात करें तो कितना है? तो पर एकड़ में 20 टन्स आपको हाई वैल्यू मिलने वाली है, या फिर उसका जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। स्प्रेइंग अ जुवेनाइल कॉनिफरस विद द GA, अगर जुवेनाइल कॉनिफरस प्लांट है उसमें अगर GA का स्प्रे किया जाएगा देयर विल बी हैशन द मैच्योरिटी पीरियड, सो लोडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, यानी कि आपको जल्दी से यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सीड का प्रोडक्शन मिल रहा है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट द बोल्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो इंटरनोड का इलोंगेशन है ना उसमें भी वो क्या करता है? वो हेल्प करता है। जैसे कौन सा प्लांट? तो बीट है, कैबेज है और मैनी विथ द रोजेट हैबिट, जिनमें जो बात कर सकते हैं कि रोज़ टाइप की जो हैबिट है उसमें वो हेल्प करते हैं। चलो लास्ट बात करते हैं यहाँ पे साइटोकाइनिन वाले टॉपिक में। तो थर्ड टॉपिक हमारा इसमें रहेगा साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन है वो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। देखो नाम से पता चलेगा सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो हम उसको बोलते थे साइटोकाइनेसिस। तो स्पेशल इफेक्ट कहाँ पे होने वाले साइटोकाइनिन के? साइटोकाइनेसिस में। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन, पहले कहाँ पे मिला था? काइनेटिन के फॉर्मेट में, जो एडेनिन का प्यूरिन फॉर्मेट है। किसका? तो एडेनिन का यहाँ पे प्यूरिन फॉर्मेट मिलेगा, बट वो कहाँ से मिला? तो फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, यानी कि जो फिश की बात करते हैं तो हेरिंग स्पर्म जो फिश है उसके स्पर्म के DNA में से ये मिला। सो काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, आपको डायरेक्टली प्लांट में से वो कभी भी मिल सकता नहीं है। सो द सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ G18, यानी कि जो कॉर्न कर्नल्स की बात करें या कोकोनट की बात करें, मेज प्लांट की बात करें, तो उसमें से आपको ये जो मिला वो मटेरियल का नेम कौन सा हो गया? G18, यानी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम। सो सिंस द डिस्कवरी ऑफ G18 सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन सम सिंथेटिक कंपाउंड की बात करें, दे ऑल आर हेल्पिंग इन द सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी, और बाद में उसका रिसर्च भी चलता हुआ है। सो नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करें दे विल बी सिंथेसाइज इन द रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन। अब रैपिड सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल सकती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले एरिया कौन से? तो रूट
एपाइसिस डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स, ऐसे कैटेगरी ले सकते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लिटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, इन सब में भी ये लोग हेल्प करते हैं. सो साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपिकल डोमिनेंस का प्रॉब्लम ऑक्सिन वगैरह ने क्रिएट किया था, तो इनका प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर सकते हैं. एंड दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी कि जो लीफ का एजिंग का प्रॉब्लम है ये लोग यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इतनी कैटेगरी वाइज डिस्कशन हमारी आज रहेगी, जिसमें हम सारे ग्रोथ प्रमोटर की बात यहाँ पे फिनिश की. सो नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, और उसके बाद हमारे सिर्फ 2 ही पॉइंट रिमेन रहेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच.